सभी का वेलकम है। और आज हम फिर से क्लास चालू कर रहे हैं बायोलॉजी की। ध्यान रखिएगा, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये कि किस प्रकार से पोलन ग्रेन्स होते हैं, या फिर कह सकते हो जो परागकण होता है या फिर नर युग्मक होता है या परागकण होता है, कह सकते हैं जिसको हम लोग परागकण, उस परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वाले क्लास में बात कर ली थी। और अब इस क्लास से हम क्या बात करने जा रहे हैं, इस बात को देखिएगा। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। आज की क्लास 10 या 12-15 मिनट की हो सकती है केवल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे परागकण के अंदर, या फिर कह सकते हो परागकण के अंदर जो युग्मक उपस्थित होते हैं, उन सभी युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाएंगे। और उससे पहले आपको ये बताएंगे कि जो परागकण होता है उस परागकण का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, कौन कौन सी लेयर से परागकण का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी लेयर परागकण में पाई जाती है, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दी जाए कि जो परागकण होता है वो परागकण कैसा होता है बेटा, ध्यान रखना। परागकण होता है आपका हैप्लॉइड। कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड। सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि परागकण कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, जिसका विकास कहाँ से होता है। आप ये भी जानते हो कि इसका जो विकास होता है वो एक प्रकार से जो मातृ कोशिकाएं होती है, उन मातृ कोशिकाओं से इस परागकण का विकास होता है, ठीक है। दूसरी बात हम ये करने जा रहे हैं कि ये तो हैप्लॉइड है, अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक परागकण जो होता है वो कैसा होता है बेटा, अंडाकार होता है। प्रत्येक परागकण की जो स्ट्रक्चर होती है वो अंडाकार होती है, इस बात को भी ध्यान रखना। अब प्रत्येक परागकण की जो स्ट्रक्चर है वो अंडाकार है। इस अंडाकार स्ट्रक्चर के चारों ओर कोई ना कोई तो लेयर पाई जाती होगी, ध्यान रखना। तो इस स्ट्रक्चर के चारों ओर दो लेयर पाई जाती है, दो आवरण पाए जाते हैं इसके ऊपर, और उन दोनों आवरणों को सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कहा जाता है। स्पोरोडर्म कहा जाता है सम्मिलित रूप से इन दोनों आवरणों को। अब स्पोरोडर्म कह दिया गया। जो स्पोरोडर्म है, अब ये दो आवरण है ना, एक आवरण होता है बाहर की ओर और एक आवरण होता है अंदर की ओर। जो बाहर की ओर आवरण होता है उसको हम कह देते हैं बेटा एक्साइन, एक्साइन कह देते हैं, और जो अंदर की ओर आवरण होता है उसको कह देते हैं बेटा इंटाइन। ध्यान रखना, एक एक्साइन आवरण होता है और एक इंटाइन आवरण होता है। जो एक्साइन आवरण होता है वो बाहर की ओर होता है और जो इंटाइन आवरण होता है वो अंदर की ओर होता है, इन बातों को भी ध्यान रखना। अर्थात परागकण कैसा है, हैप्लॉइड है, अंडाकार है, जिसकी चारों ओर आवरण पाए जाते हैं दो, जिसको सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कहा जाता है, जिसमें से एक आवरण एक्साइन कहलाता है और दूसरा आवरण इंटाइन कहलाता है। एक्साइन बाहर का आवरण होता है और इंटाइन कहाँ का आवरण होता है बेटा, तो इंटाइन होता है अंदर का आवरण, इस बात को भी ध्यान रखना। अब एक्साइन जो होता है, इस एक्साइन में जनन छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाए जाते हैं जनन छिद्र, ध्यान रखना। और जनन छिद्र के साथ साथ ये होता है खुरदरा, जनन छिद्र के साथ साथ ये खुरदरा भी होता है, ध्यान रखिएगा। हैप्लॉइड है, अंडाकार है, दो आवरण हैं, स्पोरोडर्म कहलाएंगे दोनों आवरण, एक एक्साइन है एक इंटाइन है। एक्साइन में जनन छोटे छोटे छिद्र हैं जिनको जनन छिद्र कहा गया, और प्लस कैसा है ये, इसका आवरण कैसा है ये है खुरदरा, इस बात को भी अपने अंदर ध्यान रखना। फिर और एक बात कही जाती है कि जो बीजपत्री पौधे होते हैं, और बीजपत्री के हिसाब से दो प्रकार के पौधे होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, उन एक बीजपत्री वाले पौधों को हम क्या कह देते हैं बेटा, ध्यान रखना। एक बीजपत्री वाले पौधों को, कहाँ, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि जो एक बीजपत्री वाले पौधे हैं उनके जो परागकण होते हैं उनमें केवल और केवल, ध्यान रखना, एक बीजपत्री वाले, ध्यान रखिएगा, एक बीजपत्री में केवल एक जनन छिद्र पाया जाएगा, एक जनन छिद्र पाया जाएगा, ध्यान रखना। और जो द्विबीजपत्री पौधे होंगे,
द्विबीजपत्री पौधे होंगे, उनमें पाए जाएंगे बेटा 2 जनन छिद्र, अर्थात 2 जनन छिद्र पाए जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, फिर से परागकण को एक बार देख लेते हैं। हैप्लॉइड है, अंडाकार है, 2 आवरण है जिनको स्पोरोडोल कह दिया। एक्साइन इंटाइन 2 आवरण है, एक्साइन में जनन छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको जनन छिद्र कहते हैं। एक्साइन जो होता है वो खुरदरा होता है। और एक चीज आपको बता दी जाए, एक बीजपत्री वाले पौधों में 1 जनन छिद्र पाया जाता है और द्विबीजपत्री वाले पौधों में 2 से 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। इस बात को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेना। अगली बात की जाए कि इन जनन छिद्रों का वर्ग क्या होता है, तो बेटा इन जनन छिद्रों का वर्ग ये होता है, यहाँ से पराग नली निकलती है, यहाँ से निकलती है पराग नली। जब आप लोगों को मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताया जाएगा कि पराग नली किस प्रकार से निकलती है, किस प्रकार से प्रवेश करती है, क्या वर्क होता है, क्या होती है पराग नली, कहाँ पर होता है जनन छिद्र, इन चीज़ों के बारे में भी हमें उसी वीडियो में पढ़ने को मिलेगा। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है बेटा। एक्साइन, अगर इंटाइन की बात की जाए, जो इंटाइन लेयर है, तो इंटाइन की अगर बात की जाए तो इंटाइन में कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, इंटाइन जो होती है वो एक पदार्थ होता है, इसका नाम होता है बेटा पैक्टोसेलुलोज। ध्यान रखना, एक पदार्थ है, इसका नाम होता है पैक्टोसेलुलोज। सेलुलोज, इससे होती है ये फॉर्मेट। पैक्टोसेलुलोज से इंटाइन वाली लेयर होती है फॉर्मेट। इस बात को ध्यान रखना, यही इसका मेन इंपोर्टेंट कार्य है और कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या होता है परागकण, तो ये ध्यान रखना। अब आपको मैं छोटी सी एक नॉर्मल सी बात बता दूं कि किस प्रकार से परागकण का मतलब कि वर्क किस प्रकार से करता है, इस बात के बारे में भी समझना है। ठीक है, देखो जैसे मान लो आप जानते हो कि भाई जो परागकण है, परागकण कहाँ उपस्थित होगा, परागकोश में होगा, परागकोश में उपस्थित होगा। और परागकोश कहाँ उपस्थित होगा भैया, वो होगा स्त्री केसर में उपस्थित, स्त्री केसर में उपस्थित होगा। जो परागकोश होगा वो स्त्री केसर में। परागकोश की स्ट्रक्चर मान लो इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। ठीक, ये हमारा ये हमारा स्त्री केसर है। इसके अंदर हमने बता दी थी कि 4 धानियां होती हैं, उनको परागधानी कह दो, चाहे परागकोश कह दो, चाहे इसको लघु बीजाणु धानी कह दो, कुछ भी कह दो। इनके अंदर उपस्थित है हमारे भैया परागकण इस प्रकार से। अब जब ये परागकण खूब हो जाते हैं मैच्योर, जब परागकण मैच्योर हो जाते हैं तो इनकी ये जो लेयर है, सबसे पहले स्त्री केसर फटेगा, उसके बाद इसकी जो लेयर है, ये परागकोश की ये जो लेयर है, ये लेयर क्या हो जाएगी भैया, स्फुटित हो जाएगी, अर्थात इस लेयर का हो जाएगा स्फुटन। इस लेयर का स्फुटन हो गया, स्फुटन हो गया तो ये जो परागकण अंदर है, ये परागकण कहाँ जाएंगे, बाहर आ गए। अर्थात इनके बाहर आने की प्रक्रिया को ही कह देते हैं भैया, ये है परागकणों का स्फुटन। किसका स्फुटन है ये है परागकणों का स्फुटन या परागकोश का स्फुटन। इसके अंदर जो परागकण हैं, इन परागकोशों के अंदर जो परागकण हैं, वो परागकण बाहर आ गए, जिसको कह दिया ये है परागकोश का स्फुटन। अब इसके आगे हम बात लेकर चलते हैं कि साहब यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास। नर युग्मकोद्भिद का विकास, देखो यहाँ पर परागकण कहाँ पर उपस्थित है, आपने देख लिया परागकोश के अंदर परागकण उपस्थित है। ठीक, अब देखो अब हुआ क्या, नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब आप समझोगे कि साहब ये क्या नई चीज आ गई, तो नर युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद का विकास बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। नर युग्मकोद्भिद विकास कैसे होगा विकास इसका, नर युग्मकोद्भिद के विकास में क्या होना है, इसमें होना ये है कि जो परागकण है, ध्यान रखना, जो परागकण है इस प्रकार से इसे मान लो, इस प्रकार से यहाँ पर हम इस चीज को मान रहे हैं कि साहब ये है हमारा परागकोश, इसके अंदर उपस्थित हैं टेट्राड, इसके अंदर उपस्थित है टेट्राड, और टेट्राड वही है जो मात्र कोशिका से डेवलप हुआ था। 4 कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ था, वो 4 कोशिकाएं हैं ये टेट्राड, ध्यान रखना। ठीक है, अब इस टेट्राड को यही हमारे कहलाएंगे भैया परागकण, यही तो परागकण है। ठीक, ये मान लो परागकोश है, ये परागकोश है और ये है परागकण। ठीक,
इन पराग कणों के अंदर बेटा ध्यान रखना कि न्यूक्लियस पाया जाता है, एक एक केंद्रक पाया जाएगा। पराग कणों के अंदर एक एक केंद्रक पाया जाएगा। आप इस पराग कण को बाहर निकालेंगे तो इसमें इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ये स्ट्रक्चर होती है, इसकी ध्यान रखना। अब मैंने आपको 2 लेयर पढ़ाई थी पराग कण की, उन 2 लेयर को हमने क्या बता दिया था कि एक थी भैया बाहर वाली एक्साइन और एक अंदर वाली थी इंटाइन। 2 प्रकार की लेयर थी, एक थी एक्साइन और एक थी इंटाइन। दोनों प्रकार की लेयर यहाँ पर उपस्थित है। इसके अंदर उपस्थित है भैया न्यूक्लियस। अब कैसे न्यूक्लियस से क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन रुकिए 1 मिनट। अब इसमें होता ये है कि साहब कि इसका डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका डेवलपमेंट होता कहाँ पर? इसका डेवलपमेंट कभी कभी बहुत ऐसे केसेस आते हैं, ठीक है, कि कभी कभी ऐसा होता है परागधानी के अंदर ही या परागकोश के अंदर ही इसका हो जाता है डेवलपमेंट, विकास। जब इसका परागकोश के अंदर विकास हो जाता है, किसका विकास हो जाता है? परागकोश के अंदर परागकण का विकास हो जाता है, या फिर कह सकते हो इसके अंदर जिनका युग्मकों का निर्माण होगा, नर युग्मकों का निर्माण होगा, उनका विकास होता है। तो उनके विकास की प्रक्रिया को कह देते हैं स्वास्थानीय डेवलपमेंट, स्वास्थानीय विकास। और इसको हम परिवर्धन भी कह सकते हैं, स्वास्थानीय परिवर्धन। अर्थात अपने ही स्थान पर इसका क्या हुआ है? परिवर्धन हुआ है, विकास हुआ है। इस कारण इसको यहाँ पर कह दिया है स्वास्थानीय परिवर्धन या स्वास्थानीय विकास कह दिया है यहाँ पर। अगली बात हम करने जा रहे हैं कि उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा इस प्रक्रिया में कि जो केंद्रक है वो परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा तथा एक बड़ा 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। कैसे? ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक आगे जाकर के क्या करेगा? इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या करेगा कि 2 प्रकार की केंद्रक बनाएगा, एक छोटा और एक बड़ा केंद्रकों का फॉर्मेशन करेगा। कौन से विभाजन द्वारा हुआ है यहाँ पर? तो हुआ है भैया समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, यहाँ पर समसूत्री विभाजन हुआ है, ध्यान रखना। समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या हुआ? इस परागकण के अंदर जो ये केंद्रक है, ध्यान रखना, ये केंद्रक, इस केंद्रक ने क्या किया? समसूत्री विभाजन किया। विभाजन करने के पश्चात इसने क्या किया? एक बना दिया मैक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, और एक बना दिया माइक्रोन्यूक्लियस। एक बना दिया मैक्रो, एक बना दिया माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा न्यूक्लियस और माइक्रो का मतलब होता है छोटा न्यूक्लियस। 2 प्रकार के यहाँ पर केंद्रकों का फॉर्मेशन कर दिया। अब आगे की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? आगे की प्रक्रिया में क्या होगा उसमें देखते हैं। अब इनमें से बड़े केंद्रक को कहते हैं भैया वेजिटेटिव। तो मैक्रो न्यूक्लियस के साथ में एक नाम और दिया जाता है इसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ध्यान रखना, जो यहाँ पर बड़ा केंद्रक है उसको मैक्रो न्यूक्लियस भी कहते हैं और साथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह देते हैं। जो छोटा होगा उसको हम कह देते हैं, छोटे केंद्रक को कह देते हैं हम एक प्रकार से रिप्रोडक्टिव, कह देते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। इसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कह देते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो ध्यान से, बड़े केंद्र को कह दिया हमने मैक्रो न्यूक्लियस, छोटे को कह दिया माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कह देते हैं और माइक्रो को हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कह देते हैं। रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस यहाँ पर जो दिख रहा है बेटा, ये देखो ध्यान से, ये इस प्रकार से यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये कहलाएगा आपका रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। अब क्या होगा आगे? अब आगे होगा ये, यहाँ पर तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो आगे की प्रक्रिया में क्या है। आगे की प्रक्रिया में ये है कि अब यही न्यूक्लियस जो है आगे जाकर के, ये तो न्यूक्लियस जो हैं ये आगे जाकर के क्या करते हैं भैया,
युग्मकों में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखें, ठीक है। युग्मकों में कैसे परिवर्तित होंगे उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया है, प्रक्रिया को आपको थ्योरी में दिखाएंगे हम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये है। अब ये जो रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, इस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस में एक प्रॉब्लम ये आएगी कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है, रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, इसमें ये है कि चारों ओर भित्ति का फॉर्मेशन होता है। भित्ति का होगा निर्माण, भित्ति का निर्माण हुआ, और भित्ति के निर्माण के पश्चात, भित्ति के निर्माण के पश्चात क्या हो जाएगा, इस न्यूक्लियस को हम कह देते हैं जनन कोशिका। क्या कह देते हैं इसको, एक प्रकार से जनन कोशिका का नाम दिया जाता है, जनन कोशिका का इसको दिया जाता है बेटा नाम। अब यहाँ पर हो गया जनन कोशिका का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, परागण इस यहाँ पर होता ये है कि परागकण इस द्विकोशिकीय अवस्था में परागकोश से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ये जो परागकण है पूरा, ये परागकण इसके अंदर उपस्थित है, भी उसी के अंदर सारा काम हो रहा है, लेकिन अब ये हो जाएगा फट जाएगा, और फटने के पश्चात ये परागकण हो जाएगा मुक्त, परागकण हो जाएगा मुक्त, ध्यान रखना, परागकण हो जाएगा मुक्त। और मुक्त होने के पश्चात ये परागकण कहाँ जाता है, वातावरण के साथ रहता है, प्लस उसके साथ पहुंच जाता है मादा के वर्तिकाग्र पर, मादा के वर्तिकाग्र पर। जो मादा पुष्प होगा उस मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा ये आपका परागकण, और जब वहां पहुंच जाएगा तो उस पुष्प के पास लेता है ये पोषण, पोषण लेता है, और वहीं जाकर के अपना बचा हुआ शेष डेवलपमेंट भी करता है। जो रहा बचा विकास होता है, वो विकास कहाँ करता है, मादा पुष्प के पास पहुंच जाएगा, और उस मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद वहां से पोषण ग्रहण करेगा, और पोषण ग्रहण करने के पश्चात वहीं से लेगा भोजन, और वहीं से लेगा पोषण, और पोषण करने के बाद शेष डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट करने के पश्चात एक बन जाती है जनन कोशिका। जनन कोशिका तो आपकी पहले बनी हुई है, और एक बन जाता है द्वितीयक केंद्रक। दो प्रकार के केंद्रकों का फॉर्मेशन रहता है, और इन दो प्रकार के केंद्रकों को ही आगे जाकर के कह दिया जाता है बेटा जनन केंद्रक, या फिर कह देते हैं जनन कोशिका, या फिर कह देते हैं इसको नर युग्मक। ध्यान रखना, इनको ही आगे जाकर के नाम दिया जाता है नर युग्मक, नर युग्मक इनको नाम दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको बाकायदा यहाँ पर कम में दिखाई गई, 3 चित्रों में दिखाया गया है, कम से कम 6-7 चित्रों में इसको दर्शाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं दर्शा मिला है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको जरूर दर्शाया जाएगा। फिलहाल में तो इसको ध्यान रखिएगा, एक बार रिवाइज करवा देंगे आपको अच्छे से, और बहुत अच्छे इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हल्का फुल्का ही है ये, ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार फिर रिविजन कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर देखते हैं, देखना कुछ रिवीजन को जरूर पढ़ना, ध्यान से रिवीजन है, नेक्स्ट रिवीजन को जरूर पढ़ लिया। क्या हुआ रिवीजन में, हुआ ये कि परागकोश है, परागकोश है, ठीक है, परागकोश के अंदर उपस्थित क्या है, परागकण है, परागकण है, परागकण की स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर परागकण की, ये स्ट्रक्चर परागकण की। बाहर की स्ट्रक्चर को भैया एक्साइन कहा जाता है, अंदर की स्ट्रक्चर कहा जाता है इंटाइन, इंटाइन कहा जाता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियस में होता है भैया समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन के पश्चात ही क्या करता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस का पुनः फॉर्मेशन करता है, दो प्रकार के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, एक छोटा और एक बड़ा। बड़े न्यूक्लियस को हम क्या देते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे को क्या देते हैं बेटा, माइक्रो न्यूक्लियस। छोटे को माइक्रो न्यूक्लियस, बड़े को मैक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस को एक और नाम दिया जाता है, इसको वेजिटेटिव कह देते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस कह देते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस एक नाम दिया जाता है जिसको रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कह देते हैं,
रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। इस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस के चारों ओर होती है भित्ति का फॉर्मेशन, भित्ति का फॉर्मेशन होता है और भित्ति के फॉर्मेशन के पश्चात क्या हो जाता है, इसको एक नाम दिया जाता है बेटा जनन कोशिका। ये जनन कोशिका में हो जाता है परिवर्तन। यहाँ पर द्विअवस्था में कोशिकाएं हैं, यहाँ पर द्विअवस्था में है, तो इसी के समय क्या हो जाता है, जो परागकण है, जो परागकण है सॉरी जो परागकण है, तो परागकण क्या हो जाएगा, यहाँ पर परागकोश से मुक्त हो जाएगा, परागकोश से हो जाएगा मुक्त, परागकण परागकोश से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होने के पश्चात ये पहुंच जाएगा मादा के वर्तिकाग्र पर। तो वर्तिकाग्र क्या है, किसी मादा के पुष्प का, मादा पुष्प का भाग होता है वर्तिकाग्र। यहाँ पर ये पहुंच जाएगा बिल्कुल, और पहुंचने के बाद यहाँ पर कर लेता है अपना शेष विकास, शेष विकास ये इसको कह सकते हो डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के पश्चात इसके अंदर दो युग्मकों का फॉर्मेशन होता है, दो युग्मक बन जाते हैं, जिसमें से एक हो जाता है आपका प्राथमिक केंद्रक और एक बन जाता है आपका द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। ध्यान रखना इस चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा है। एक चीज और बता दें कि इन दोनों लेयरों को सम्मिलित रूप से स्पोरोडर्म कह देते हैं, स्पोरोडर्म कह देते हैं। आकृति इसकी कैसी होती है, अंडाकार होती है, अंडाकार आकृति होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो एक्साइन होती है वो कैसी होती है बेटा, खुरदरी होती है, इंटाइन पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ये सारी चीजें हैं, बाकी किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा 82797867 ये उपलब्ध है, जब चाहें तो कॉल आप लोग कर सकते हैं, 24 घंटा 7 दिन उपलब्ध, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बाय।